हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ सांविधिक निकाय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सांविधिक निकाय है, इसका मतलब है कि जो संसद में पारित होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सांविधिक। जो संसद में पारित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सांविधिक। ठीक। और जो संविधान में लिखा होता है उसको संवैधानिक कहा जाता है। तो संसद में पारित होता है मतलब ये अधिनियम होगा ना। तो ये जो अधिनियम होगा, अधिनियम मतलब एक्ट के बारे में हम लोग अभी देखेंगे इसमें। तो जो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, किसका हम लोग सबसे पहले देखेंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो ये मानव अधिकार संरक्षण एक्ट 1993 के तहत तो अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना किया गया है। कब किया गया है? अक्टूबर 1993 को। हालांकि इसमें अब तक 2 बार संशोधन भी किया गया है। और 2 बार संशोधन कब किया गया है? एक बार 2006 में किया है और एक बार 2019 में। तो इतना हम लोग को याद रखना है। साथ में इसकी नियुक्ति कैसी की जाती है, इसमें कौन कौन से अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, ये सब के बारे में भी हम लोग को जानना जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसके एक अध्यक्ष होंगे, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक व्यक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उससे ही अध्यक्ष बनाया जाता है। तो जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ किसका? वो मुख्य न्यायाधीश रहेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर वो मतलब अन्य न्यायाधीश होगा। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का ही मुख्य न्यायाधीश होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में। बाकी अन्य सदस्य भी होते हैं, लेकिन इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति में 6 मेंबर होते हैं और उनके अनुसार ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चुना जाता है। उसमें कौन? प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष रहेंगे, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, दोनों सदनों में विपक्ष दोनों सदन में मतलब लोकसभा राज्यसभा में जो विपक्ष होगा उनको भी, और साथ ही साथ गृह मंत्री इसमें रहेंगे। तो इतना जैसे देखे हैं तो फिर उसके बाद अगर देखते हैं कि इसका जो कार्यकाल है ये 5 साल या 70 साल जो भी पहले आएगा, मतलब इसका जो सदस्य का जो कालखंड होगा मतलब टेनरशिप जो होगा तो या तो 5 वर्ष होगा या फिर 70 साल जो भी पहले आए। तो उसके बाद फिर अगर इसका उद्देश्य देखें तो मानवाधिकार में जो उद्देश्य, जैसे अगर आपको जैसे कि नेट की सुविधा नहीं मिल रही है, इंटरनेट नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या है? मानवाधिकार का हनन हो रहा है। आपको अगर कोई किसी तरीके से मानहानि कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो ये क्या है? मानवाधिकार का उल्लंघन है। कोई आपके अधिकार को छीन रहा है तो ये सब क्या है? मानवाधिकार का उल्लंघन है। तो ये सब मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब देख करता है। जिस तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है उसी तरीके से राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग भी होता है। तो इतना हम लोग जैसे समझ लिए तो आगे चलते हैं। फिर आगे हम लोग केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। किसके? केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग जो होता है ये आरटीआई एक्ट कब आया था? 2005 में आया था ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में आया था, उसी के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। इसमें एक सूचना आयुक्त होगा मतलब एक हेड होंगे और इनके सदस्य 10 से कम होंगे, मतलब 10 से कम होंगे इनके सदस्य। किसके? केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य 10 से कम होंगे। इसके लिए अगर समिति की बात किया जाए
कि मतलब इनको जो नियुक्ति की जाएगी उसके लिए एक समिति बैठाई जाती है। उस समिति में प्रधानमंत्री रहेंगे, लोकसभा के विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक मंत्री। तो मतलब 3 इस समिति में सदस्य रहेंगे। कौन कौन सा? एक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, दूसरा कौन रहेंगे? लोकसभा के विपक्ष का नेता, तो विपक्ष का नेता रहेंगे, और एक होगा मंत्री जो प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो ये 3 मिलकर ही केंद्रीय सूचना आयोग में जो सदस्य हैं उसका नियुक्ति की जाती है। इसकी कालखंड देखा जाए तो 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो सबसे पहले होगा उसी को। इसमें सबसे पहले का मतलब है, मान के चलिए कोई 62 ईयर्स में ज्वाइन कर रहा है केंद्रीय सूचना आयोग। इसका देखिए, इसका अगर 5 साल कर देंगे तो कितना होगा? 67 हो जाएगा ना, 67 होगा। लेकिन मैक्सिमम कितना है? 65। तो मैक्सिमम कितना? 65 ईयर्स है। तो पहले कौन आ रहा है? एज 65 ईयर्स, क्योंकि 5 साल अगर करेंगे तो 67 हो रहा है 62 से, और लेकिन 65 साल पहले आ रहा है, तो 65 साल की उम्र में ही ये रिटायर होंगे, ना कि 67, मतलब पूरा 5 साल कंप्लीट करेगा। तो इतना जैसे समझ में आता है तो फिर हम लोग दूसरा इनका पॉइंट देखते हैं कि इसके लिए कार्य क्या होगा। तो सूचना का अधिकार से संबंधित होगा, जो भी मतलब सूचना के अधिकार के बारे में जो भी शिकायत होगी सबका कौन करेगा? राष्ट्रीय सूचना आयोग ही उसका मतलब देखरेख करते हैं। आगे चलते हैं फिर हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो स्थापना किया जाता है, राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट 1990 के तहत होता है। और कब गठन की जाती है? 1992 में। 1992 में इसकी मतलब गठन होती है। और प्रथम महिला जो मतलब प्रथम अध्यक्ष किसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन थी? जयंती पटनायक। इम्पोर्टेंट रहता है प्रथम वाला, तो जयंती पटनायक है। इनका कालखंड कितना होता है? कालखंड 3 वर्ष का होता है। कितना? 3 वर्ष का होता है। और नियुक्ति कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार इसकी नियुक्ति करती है। आगे इसके उपाय के बारे में देखेंगे तो महिला से संबंधित जो भी उत्पीड़न होता है या जो भी शिकायत है वो सब का काम कौन करता है? राष्ट्रीय महिला आयोग। इसमें महिला से संबंधित अपराधों की जांच कराना या रोकने के लिए, जैसे आप लोग सुने होंगे ना कि जैसे कहीं पे कुछ बलात्कार हो रहा है या फिर जैसे मतलब उस टाइप से जो घटनाएं घटती है, तो वहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग जाते हैं, उसकी छानबीन करते हैं, फिर उसके लिए भी वो लोग मतलब मुकदमे वगैरह लड़ते हैं। तो ये सब उनका काम है राष्ट्रीय महिला आयोग का। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो गठन की जाती है, मतलब जितने भी गठन होगा सब संसद के एक्ट के तहत ही होगा। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हम लोग का राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की ये जो गठन की जाती है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत इसकी गठन होती है। इसमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य भी होते हैं। इसका भी कालखंड कितना है? 3 साल का ही है। मतलब जिस तरीके से राष्ट्रीय महिला आयोग का कालखंड 3 साल का है, उसी तरीके से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का भी कालखंड कितना है? 3 साल ही है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं हम लोग इसका कालखंड में वही सब होगा। अल्पसंख्यक की शिकायत ये करना इसका कार्य होगा। अल्पसंख्यक के ऊपर होने वाली कुछ भी अत्याचार होता है तो उसको स्वतः संज्ञान लेना, मतलब अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग खुद अपने तरीके से उसको मतलब शुरुआत करेगा। इस टाइप से है। सच्चर कमेटी की सिफारिश को लागू करने की दिशा में सरकार को प्रेरित करना, ये सब इसका पॉइंट है। अब हम लोग चर्चा करेंगे लोकपाल के बारे में। लोकपाल ये वही लोकपाल है जब जो हम लोग का अन्ना हजारे जिसके लिए फेमस हुए थे, ये लोकपाल वही है। अन्ना हजारे जिसमें फेमस हुए थे वो यही लोकपाल है। अन्ना हजारे याद आ रहा होगा ना, अन्ना हजारे ने जो सबसे पहले मतलब अभी स्वतंत्र भारत के बाद बहुत बड़ा मतलब जेपी आंदोलन के बाद सबसे दूसरा मतलब आंदोलनकारी या फिर अनशनकारी माना जाता है अन्ना हजारे के। तो उसी के मतलब प्रदर्शन पर लोकपाल गठन किया जाता है। और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 इसमें गठन होता है।
लोकपाल जो होता है, ये केंद्रीय स्तर पर होता है, केंद्रीय स्तर पर। और लोकायुक्त, ये जो लोकायुक्त है ये राज्य स्तर पर होता है। तो ये दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। इसकी भी जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसमें सिफारिश करने के लिए एक समिति बनाई जाती है, जिस समिति में कौन कौन होते हैं? जिस समिति में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और इसके द्वारा कार्यरत अन्य नामित न्यायाधीश भी होंगे। और ये सब जो नियुक्ति मतलब जो ये लोग निर्णय लेंगे वो राष्ट्रपति को देंगे, फिर राष्ट्रपति नियुक्ति करती है इनके अनुरूप ही। और इसके कालखंड जो मतलब कार्यकाल होगा उसका निर्धारित कौन करेगा? हम लोग के राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। लोकपाल का उद्देश्य अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जो सरकारी एजेंसी है, जैसे IAS हुआ, IPS हुआ या फिर BDO हो, जो भी मतलब बड़े बड़े अधिकारी है, वो लोग के भ्रष्टाचार के विरुद्ध इसमें जांच की जाती है। साथ ही साथ इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, सदस्य सभी प्रकार के अधिकारी इसके जांच में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था और इसलिए अन्ना हजरे ने इसमें फेमस हो गया। और उसी अन्ना हजरे के आंदोलन से आज हम लोग का अरविंद केजरीवाल निकला है, उसी आंदोलन से। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC, इसका जो गठन होता है हम लोग का संथानम कमेटी की सिफारिश पर होता है। और कब बनता है? 1964 में इसकी सिफारिश दी जाती है और 2003 में इसको संसद द्वारा विधिक दर्जा दिया जाता है। पहले इसको विधिक नहीं था, इसे ना तो ये वैधानिक था ना ही संवैधानिक था, तो बल्कि इसे इसका मतलब एजे समिति के गठन पर लाया गया था। लेकिन 2003 में इसको विधिक या सांविधिक दर्जा दिया गया है। इसमें एक मुख्य आयुक्त होंगे और उसके बाद 2 अन्य सदस्य होंगे। तो मतलब एक हेड होंगे और उसके बाद 2, टोटल कितने हैं? टोटल इसमें 3 होंगे। इसकी जो मुख्य सतर्कता आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसके लिए एक समिति बैठाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता लोकसभा में और गृह मंत्री, 3 मिलकर समिति में 3 मिलकर एक आदमी को चुनते हैं जिसको फिर राष्ट्रपति ने नियुक्ति करती है। इसका कार्यकाल देखें तो 4 वर्ष और 65 साल, जो भी मतलब पहले आएगा उसके अनुसार इसको मतलब अपना पद छोड़ना पड़ता है। कार्य और उद्देश्य की बात किया जाए तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत ग्रुप A और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी की जांच करना है, कार्यवाही करना है लोकहित के बारे में जो भी मिलेगा। केंद्र के सभी मंत्रालय में सतर्कता अधिकारी होते हैं जो अपने विभाग के अधिकारियों पर नज़र रखते हैं। तो मतलब केंद्र सरकार की जितनी भी मंत्रालय है वहाँ पे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वहाँ पे अधिकारी रहते हैं। वो लोग चेक करते हैं कि कहीं ये लोग घोटाला तो नहीं कर रहे हैं, कहीं लोग पैसा के इधर उधर तो घोपले नहीं कर रहे हैं। तो ये सब देखने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये हम लोग का बाल अधिकार संरक्षण एक्ट 2005 के तहत 2007 में इसका गठन किया गया है। कब किया गया है? 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक्ट 2005 के तहत, ठीक है ना। आगे चलते हैं। जैसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण होगा तो जाहिर सी बात है कि बाल बच्चे जो छोटे छोटे जो कम एज के होंगे वो लोग के बारे में अगर उत्पीड़न होता है या फिर कहीं बाल शोषण होता है या फिर बाल श्रम होता है, वो सब के रोकने के लिए राष्ट्रीय बाल आयोग का गठन किया गया था। इनमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति भी एक समिति के द्वारा की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता होंगे, गृह मंत्री रहेंगे, ये सब इनसे संबंधित रहते हैं। इसका कालखंड जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा, इसकी सिफारिश फिर राष्ट्रपति से कराई जाती है, फिर राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी होगा उनके लिए इसको ये किया जाता है अध्यक्ष के लिए। लेकिन अगर जो सदस्य लोग होंगे सदस्य के लिए 60 साल, मतलब जो अध्यक्ष होंगे अध्यक्ष के लिए 3 वर्ष या 65, लेकिन जो सदस्य लोग जो 2 रहेंगे वो होगा 3 वर्ष या 60 ईयर्स। समझ में आ गया होगा। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोग का राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ये
परीक्षा में ज़्यादातर कोई मतलब परीक्षा में ये अमूमन देखा जाता है, तो इसलिए इसको अच्छा से याद रखना है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसका जो गठन होता है ये हम लोग का राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 2010 में ही इसकी स्थापना की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य, इसमें दोनों शामिल होते हैं। इसका जो अवधि है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो, 3 वर्ष या 65 वर्ष में जो भी पहले हो, इसमें मतलब किया जाता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में। इसमें पुनर्नियुक्ति नहीं होते, मतलब जिसको एक बार नियुक्ति की जाती है उसको दोबारा इसमें नियुक्ति नहीं होती है, इसीलिए इसको पुनर्नियुक्ति की पात्र नहीं माना जाता है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को। इसकी अगर देखा जाए इसकी जो खासियत है तो ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। ये अपने द्वारा जो समीक्षा की जाती है वो सब रिपोर्ट को पढ़ने का काम करता है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से ये बंधा नहीं है और ये पर्यावरण के हानि होने पर जुर्माना तथा सजा का भी प्रावधान करता है। जैसे मान के चलिए कोई गंगा नदी को कोई ये कर रहे हैं, उनके प्रदूषण फैला रहे हैं, या फिर कोई तालाब में या फिर बांध में कहीं जल प्रदूषण कर रहे हैं, या फिर कोई कंपनी के द्वारा वायु प्रदूषण हो रहा है, तो ये सब क्या होता है, जुर्माना भरता है हम लोग का एनजीटी। आगे हम लोग देखते हैं सेबी का मतलब हिंदी में उसको क्या बोला जाता है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी जो गठन होती है सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा होती है 1988 में। और ये भारत का जो पूंजी बाजार मतलब जैसे शेयर स्टॉक मतलब स्टॉक मार्केट हुआ, सेंसेक्स हुआ, वो सब का जो देख रेख कौन करता है, सेबी हम लोग को करता है। और ये सेबी एक्ट कब आया है, 1992 को आया है। और 12 अप्रैल मतलब पहले इसको 1992 में आया है, लेकिन इसका अगर देखा जाए तो गठन कब होता है, गठन 1988 को होता है, ठीक। लेकिन उस टाइम ऐसे ही गठन की जाती है समिति के द्वारा, लेकिन इसको जो सांविधिक अधिकार मिलता है मतलब एज एक्ट के रूप में जो पारित किया जाता है, एक्ट के रूप में जब पारित किया जाता है इसको भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत। और ये इसके पारित होने के बाद 12 अप्रैल 1992 को इनको वैधानिक दर्जा मिलता है। मतलब शुरुआती रूप में सेबी कोई वैधानिक निकाय नहीं था, इसका मतलब यही हो रहा है। इसकी कार्यकाल देखें तो 5 वर्ष और 65 वर्ष में जो भी पहले हो उसमें होगा ये, ठीक। और इसका निवेशक को संरक्षण करना, जो मतलब इन्वेस्टर है वो सब के लिए एक्सचेंज के जैसे कि सेंसेक्स अचानक ज़्यादा या अचानक कम नहीं होते, उसको मतलब जो उनका मतलब जो क्या बोलेंगे उसको तरलता है उसको मैनेज करना भी इनका काम है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के जो महत्वपूर्ण सांविधिक संस्था है, सांविधिक मतलब जो एक्ट से पारित होते हैं उसको हम लोग चर्चा करने का प्रयास किए, समझने का प्रयास किए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी फ्रेंड सर्कल में भी इसको ज़रूर शेयर करें अगर कंटेंट सही लग रहा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।